हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। मैं उपस्थित हूं आप लोगों के साथ उसी पुरानी रेगुलर कक्षा के साथ जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज है। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज में आप लगातार जुड़ रहे हैं और आज हम लोग एक और अनुच्छेद, एक नहीं दो अनुच्छेद एक साथ करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अक्सर आपके दिमाग में इन दो अनुच्छेदों का साथ साथ पढ़ना बहुत जरूरी समझ में आता है। कई बार दोनों के नाम अलग अलग हैं लेकिन दोनों का अर्थ एक सा निकलता है। तो बहुत बार बहुत सारे छात्रों को कंफ्यूजन होता है कि कहीं ये दोनों एक ही तो नहीं है, और अगर एक नहीं है तो अलगाव कैसे करेंगे हम। तो इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद की हम लोग बात करेंगे। हालांकि थंबनेल से आप लोग समझ ही जाते हो, इतना ज़्यादा यहाँ पे इस क्लास में बोलने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास क्या तरीके, हमारे पास क्या रास्ते हो सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो आज जिस अनुच्छेद के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये अनुच्छेद एक विधेयक से संबंधित है। विधेयक, 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। संसद के संबंध में, केंद्र के संबंध में, राज्यों के संबंध में 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। एक प्रकार का विधेयक हट जाता है, कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक, क्योंकि राज्यों के पास, राज्य विधानमंडलों के पास संविधान में संशोधन करने जैसी कोई शक्ति, कोई प्रावधान नहीं है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 विधेयक, 2 अनुच्छेद जिनका भाव एक जैसा निकलता है, नाम अलग अलग है, धन विधेयक, वित्त विधेयक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117। इससे पहले कि मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं और अनुच्छेद 110 और 117 पे बातचीत आगे बढ़े, उससे पहले आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक बहुत सारे सब्जेक्ट के नाम है। PSIR, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, हिंदी साहित्य। ये वो ऑप्शनल है जो बड़े लोकप्रिय हैं हमारे यूपीएससी में। 2024 अगर टारगेटेड है आपका, आपने टारगेट किया है, तो स्वतंत्रता दिवस सेल है, इंडिपेंडेंस डे सेल, 12,999 में आपको ये ऑप्शनल मिल जाएगा। अगर 2024 के लिए आप टारगेटेड तैयारी कर रहे हैं तो बस यूज करना है एपी लाइव। आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना है, एक और ऑफर है आपके लिए। आप सोच रहे हो सर P2I पे है क्या कुछ? आगे बताएंगे, क्लास देखते रहिए। P2I पे क्या है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, और इस क्लास के भीतर हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 110। पहले अनुच्छेद 110 की बात करेंगे, उसके बाद फिर अनुच्छेद 117 की बात करेंगे। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। किससे संबंधित है अनुच्छेद 110? तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक से संबंधित है, मनी बिल से संबंधित है। अनुच्छेद 110 मनी बिल से संबंधित है। अनुच्छेद 110 इसमें धन विधेयक की बात है। क्या होता है धन विधेयक, सबसे पहले जानेंगे। तो अनुच्छेद 110 के भीतर कुछ 7 बातें बताई गई हैं, और एक पॉइंट जोड़ दें जो आनुषंगिक लेके, तो 8 बातें। उन 8 बातों के आठों बात, या उन 8 बातों में से कोई एक बात पे अगर कोई बिल, कोई विधेयक बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसे हम धन विधेयक कहेंगे। अर्थात महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 110 में लिखी गई बातों पर जब भी कोई विधेयक लाया जाएगा, कोई कानून बनाया जाएगा, तो उस कानून के बनने वाले विधेयक को, उस कानून को बनाने वाले विधेयक को धन विधेयक के नाम से जाना जाएगा। अब आप सोच रहे हो वो बातें क्या हैं? तो मैं मोटी मोटी बात आपको बता दूं कि अगर कर से संबंधित बातें हैं या फिर संचित निधि से संबंधित बातें हैं, मोटी मोटी बात बता रहा हूं, गहरी बात अभी दिखाऊंगा। कर से संबंधित, टैक्स से रिलेटेड कोई बात है, या संचित निधि से रिलेटेड कोई बात है, संचित निधि से संबंधित अगर कोई बात है और इसमें कोई व्यवस्था की जा रही है, तो वो अनुच्छेद 110 में है। तो मेनली, मुख्यतः अनुच्छेद 110 के भीतर टैक्स और संचित निधि से संबंधित बातें ही हैं, बस अलग अलग रूप में उसकी अभिव्यक्ति की गई है। लेकिन साथ ही ये भी बताया गया है कि सारे कर या किसी प्रकार का कोई धन से संबंधित बात
सारे धन विधेयक नहीं होते। तो ये भी बताया गया है कि क्या नहीं होगा। तो आइए पीपीटी के माध्यम से पहले समझते हैं कि क्या धन विधेयक है, क्या धन विधेयक नहीं है। उसके बाद अन्य बातों पे बात करेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है और धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर जो आपको जानना है वो जरूर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लास आपके सामने पीपीटी आ गई है। कोई विधेयक धन विधेयक कब माना जाएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक कब माना जाएगा। तो यहाँ पे पहली लाइन है कर। मैंने कहा था कर, टैक्स, टैक्स की बात होगी। किसी भी कर को लगाना हो, अधिरोपण का मतलब लगाना हो, कोई कर समाप्त करना हो, उत्साधन करना हो, किसी टैक्स में परिवर्तन करना हो, परिहार करना हो या परिवर्तन करना हो, या उसको रेगुलेट करने के लिए उसमें कोई चेंज करना हो, विनियमन करना हो, तो ऐसे बातों पर जो विधेयक आएगा, कानून आएगा, वो धन विधेयक कहलाएगा। कर से संबंधित बातें, बस एक बात यहाँ पर नहीं है, किसी कर को कम करना इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। नया कर लगाना, कर को हटाना, कर में परिवर्तन करना, विनियमन करना, ये सारी बातें धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। तो ये पहली लाइन से पता लग गया। दूसरी लाइन पे आप आ गए तो सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से संबंधित। सरकार द्वारा उधार लिया गया पैसा जाता कहाँ है, संचित निधि में। तो वो भी सरकार के द्वारा उधार लिए गए पैसे से कोई संबंधित कोई कानून बनाना है तो धन विधेयक। संचित निधि आ गई। दूसरी बात जो मैंने बताई थी, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि। तो अगर संचित निधि या आकस्मिक निधि, अगर इनकी अभिरक्षा से संबंधित बात हो रही है, कोई कानून बनाना है, जो कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टिजेंसी फंड जो आकस्मिक निधि है, इनकी रक्षा से संबंधित अगर कोई बात है, या इनमें कोई पैसा इनकी निधि में जमा करने से संबंधित है या निकालने से संबंधित है, अगर संचित निधि और आकस्मिक निधि की रक्षा के लिए कोई कानून बनाया जा रहा है, या इसमें पैसा डालने के लिए कोई कानून बनाया जा रहा है, या निकालने के लिए, तो वो जो विधेयक होगा धन विधेयक कहलाएगा। साथ ही संचित निधि से या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा करने के लिए कोई बात की गई तो वो भी वही है। संचित निधि से धन के विनियोग की बात की गई कि धन कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकालने की प्रक्रिया होगी, इसमें अगर कोई चेंजेस किया जाता है तो वो भी धन विधेयक होगा, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आगे अगर हम बात करेंगे तो भारत की संचित निधि पे अगर कोई खर्चा है, उस खर्चे को संचित निधि पे भारित करना है। किसी व्यय की उद्घोषणा करना है कि कोई खर्चा है और उसको संचित निधि पे डाला जा रहा है, या पहले से संचित निधि पे जो खर्चा है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन वाली बात हटा लेते हैं क्योंकि वेतन जनरली आप लोग समझते हैं संचित निधि पे भारित होता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो संचित निधि पे भारित होते हैं। न्यायालय से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के साथ समस्त खर्चा जो है वो संचित निधि पे भारित होता है। अब उस खर्चे में वृद्धि करनी हो, बढ़ाना हो, तो भी धन विधेयक। किसी नए खर्चे को संचित निधि पे डालना हो तो भी धन विधेयक। इसके अलावा संचित निधि या लोक लेखा निधि में किसी प्रकार की धन की जो प्राप्ति है उसके रक्षा से संबंधित, खर्च से संबंधित, या राज्यों की जो निधियां उनसे संबंधित अगर कोई विधेयक लाया जा रहा है तो वो धन विधेयक होगा, या इनसे संबंधित कोई और बात है तो वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। तो बस इतनी ही बात है, मोटी मोटी दो बातें आपने देखी, टैक्स से रिलेटेड और विशेषकर संचित निधि से रिलेटेड आपका धन विधेयक से संबंधित बातें थी। 110 में जो बात लिखी गई है बस उतना ही, चाहे सारी बातों पे कानून बन रहा हो या किसी एक बात पे कानून बन रहा है, वो धन विधेयक कहलाता है, वो धन विधेयक कहलाता है। क्या धन विधेयक नहीं होगा ये भी जानना बड़ा जरूरी है कि धन विधेयक के जैसा दिखता है लेकिन धन विधेयक नहीं है। तो देखिए, अगर कोई जुर्माना लगाया गया है, अगर कोई जुर्माना है या अन्य कोई धन से संबंधित कोई एसेट है या कोई अधिरोपण है, कोई धन किसी नई प्रकार का जो धन है वो देने की जरूरत है, वो किसी के ऊपर लगाने की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम धन विधेयक के रूप में नहीं देखेंगे। या कोई स्थानीय प्राधिकारी है या निकाय है जो स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी प्रकार का कोई कर लगाता है, या कोई कर का समाप्ति करता है, या कोई परिवर्तन करता है, या उसके रेगुलेशन के लिए कोई कानून बनाता है, तो ये सारा धन विधेयक के रूप में नहीं आता है।
और साथ ही साथ कोई ऐसी सेवा है जिन सेवा के लिए किसी या कोई किसी कहीं कोई शुल्क लगाया गया है और वो शुल्क किसी योजना के लिए या किसी किसी भी एक निर्दिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे में वो भी धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये दिखते धन जैसे हैं, लेकिन ये धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आते हैं, धन विधेयक के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। तो जनरली आपने जो टैक्स देखा, उस टैक्स का स्वरूप संविधान में भी दिया गया है और उसके अंतर्गत कानून बनाने के स्थानीय प्राधिकारी स्थानीय निकाय टैक्स लगाते हैं, तो मनी बिल की जरूरत नहीं है, ये आपने देख लिया। ये है हमारा धन विधेयक। अब लगे हाथ 110 हमने देखा, तो लगे हाथ वित्त विधेयक भी देख लें। अनुच्छेद 117 117 में वित्त विधेयक की बात है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की बात है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 117 का 1 और अनुच्छेद 117 का 2 वित्त विधेयक की बात है। और ये अनुच्छेद 2 क्लास में है, 117 का 1 और उसका 2। तो एक हमारा एक हमारा वित्त विधेयक है और एक ए श्रेणी का वित्त विधेयक है। तो उसमें भी क्या अंतर है देखेंगे। सबसे पहले कॉमनली वित्त विधेयक की बात कर लें, तो अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक है। जिनका भी संबंध वित्तीय मामलों से होता है वो वित्त विधेयक कहलाते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि सारे धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, सारे धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, क्योंकि धन विधेयकों में भी वित्त की बात तो है ही है ना, धन की बात तो है ही है ना, वित्त का मामला तो है ही है। धन विधेयक, सारे धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। धन विधेयक होने के लिए 110 की वो जो 7 बातें हैं उससे संबंधित होना जरूरी। तो उन बातों के अतिरिक्त अन्य कोई भी बात होती है तो वो वित्त विधेयक है, या यूं कह ले कि धन विधेयक की भी बात हो सकती है वित्त विधेयक में, लेकिन सार्वजनिक महत्व के मामले भी उसमें होने चाहिए। तो अनुच्छेद 110 की बातों के साथ साथ जब कभी वेलफेयर लोक कल्याण जुड़ जाता है जिस विधेयक में, तो वो विधेयक वित्त विधेयक हो जाता है, उसका नेचर 110 की बजाय 117 हो जाता है। ये हम देख सकते हैं। इस विधेयक को कैसे पारित हो रहा है ये बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले समझ गए आप कि 117 में वित्त विधेयक की बात है, इसमें भी वित्त से संबंधित मामले होते हैं, लेकिन इन मामलों के साथ साथ वेलफेयर लोक कल्याण जुड़ा होता है, इसीलिए ये धन विधेयक से अलग हो जाते हैं वित्त विधेयक के रूप में। अब इनके पास होने की बात हम करेंगे कि ये कैसे पारित होते हैं, दोनों ही विधेयकों की बात हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले वित्त विधेयक का जो वर्गीकरण है वो आप देख लें। वर्गीकरण ये है कि श्रेणी ए और श्रेणी बी, 110 के अंतर्गत एक श्रेणी ए का है और एक श्रेणी बी का है। जो श्रेणी ए का वित्त विधेयक होता है ये इक्वल धन विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, मतलब इसमें मामले जो होते हैं वो धन विधेयक के ही होते हैं, लगभग लगभग मामले धन विधेयक के ही होते हैं, लेकिन लोक कल्याण जुड़ा है इसलिए 117 में आ जाता है वित्त विधेयक। दूसरा श्रेणी बी का होता है। श्रेणी बी का इस वित्त विधेयक में संचित निधि से जो व्यय की बात होती है उसकी बात होती है, साथ ही साथ लोक कल्याण, तो इसलिए 117 में आ जाता है। और श्रेणी ए में मैक्सिमम 110 की बातें होती हैं। तो ए श्रेणी बी श्रेणी की भी बात करेंगे कि इसमें प्रक्रिया में क्या अंतर होता है और क्या नहीं होता है। सामान्यतः दोनों की प्रक्रिया एक होती है। अब धन विधेयक और वित्त विधेयक के प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। धन विधेयक और वित्त विधेयक के प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि ये जो धन विधेयक वित्त विधेयक हैं इनकी प्रक्रिया कैसे होती है और ये कैसे जो है आगे बढ़ते हैं उसकी बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक में दोनों में क्या बातें हैं। इस तरफ हम लोग लिख लेते हैं धन विधेयक, देखिए इस तरफ हम लोग लिख लेते हैं धन विधेयक और इस तरफ हम लोग लिख लेते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे नंबरिंग करें धन विधेयक की, तो सबसे पहली बात होती है धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 है, और यहाँ की बात करें तो वित्त विधेयक के लिए अनुच्छेद 117 है। दूसरे नंबर की बात करें तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आता है। और अगर यहाँ 2 की बात करें तो सेम बात है, ये भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आता है।
तीसरे नंबर की बात करें, धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है, लोकसभा में आता है। तो अगर यहाँ 3 नंबर की बात करें तो ये भी केवल लोकसभा में आता है, केवल लोकसभा में आता है, ये भी केवल लोकसभा में आता है। लेकिन इसके बाद की प्रक्रिया अलग है। बाद की प्रक्रिया में धन विधेयक अपने जैसा पास होता है, वित्त विधेयक साधारण विधेयक की तरह पास होता है। यही कारण है कि अब अगर अंतर करने लगे तो हम कह सकते हैं कि धन विधेयक को राज्यसभा राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है, केवल 14 दिन तक रोक सकती है। लेकिन वित्त विधेयक की बात करें तो अधिक दिन तक रोक सकती है, अधिक समय तक रोक सकती है, रोक सकती है, अधिक समय तक रोक सकती है, 6 माह तक रोक सकती है, या उसके आगे भी दूसरी प्रक्रिया है, क्योंकि वित्त विधेयक साधारण विधेयक की तरह पास होता है। तो यहाँ राज्यसभा केवल 14 दिन तक विलंब कर सकती है, 14 दिन में वापस आने के लिए जाता है धन विधेयक। वहीं पर जो वित्त विधेयक है, इसे राज्यसभा वैसे पास करती है, उतने दिन तक रोक सकती है जितने दिन तक साधारण विधेयक को रोकती है। इसी तरीके से और आगे इसमें देख लेते हैं कि और आगे इसमें क्या बात है, और भी किस तरीके की बातें हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको ये विभाजन पता ही है, हम लोगों ने 4 किया था, 5वां देख लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, नहीं होता है, मतलब ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस नहीं है। यहाँ की बात करें तो संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन होता है, मतलब ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होता है वित्त विधेयक के संबंध में, लेकिन धन विधेयक के संबंध में वित्त विधेयक धन विधेयक के संबंध में ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि 14 दिन में राज्यसभा ने अगर वापस कर दिया तो ठीक है, और नहीं तो 14 दिन बाद वो अपने आप पारित मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा ने वापस नहीं किया तो वो राज्यसभा में पड़ा रहेगा। अगली बात, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस के बाद की बात करें तो धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है, प्रमाणित करता है, प्रमाणित करता है, लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो प्रमाणित नहीं करता है, वित्त विधेयक को प्रमाणित नहीं करता। यहाँ प्रमाणित करने जैसी कोई बात नहीं है, प्रमाणित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसी तरीके से आगे बात करें तो राष्ट्रपति पुनर्विचार नहीं कर सकता, मतलब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। यहां पर अगर हम बात करें तो पुनर्विचार कर सकता है, कर सकता है, मतलब पुनर्विचार के लिए भेज सकता है वित्त विधेयक को, लेकिन राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजता है। ये अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वीटो कर सकता है, राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक पे वीटो कर सकता है, और यहाँ की भी बात करें तो वीटो कर सकता है, वीटो कर सकता है। तो ये धन विधेयक और वित्त विधेयक में थोड़ी सी प्रक्रिया का अंतर है, थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। जहां धन विधेयक पे लोकसभा का एकाधिकार है, लोकसभा का एकाधिकार है, एकाधिकार है, वहीं पर अगर वित्त विधेयक पे बात करें तो वित्त विधेयक पर नहीं है, मतलब वित्त विधेयक पे एकाधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक पे एकाधिकार नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यह अंतर हमें देखने को मिला कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, इसकी प्रक्रिया में क्या अंतर है, दोनों कैसे कैसे अलग रूप में आगे बढ़ते हैं। अब नेचर वाइज अगर आप देखो तो बजट की बात करते हैं, बजट, और इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। अनुच्छेद 112 में
आय व्यय के बात की गई है हमारे पास। देखो हमारे पास एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 112 है, 112, जिसमें आय व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख हमारे यहाँ अनुच्छेद 110 में है। इसे ही हम लोग बजट कहते हैं, बजट। और आप जानते हो बजट हम पास करते हैं, पारित करते हैं बजट हम लोग। तो बजट जब पारित करते हैं तो बजट को पारित करने के लिए विधेयक, विधेयक होगा ना। अब समस्या ये है कि ये जो विधेयक है ये कौन सा विधेयक है? बजट हमारा वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक है या धन विधेयक है? ये बताना है आपको कि बजट हमारा वित्त विधेयक है या धन विधेयक है। ये आपको समझाने की जरूरत है। इसे किस विधेयक के रूप में मानेंगे, वित्त विधेयक या धन विधेयक? तो ध्यान रखिएगा कि बजट का जो नेचर है, बजट की जो प्रकृति है, प्रकृति, प्रकृति, इस हिसाब से ये वित्त विधेयक है। बजट की जो प्रकृति है उसमें 110 की बात है, टैक्स भी है, संचित निधि से भी पैसा निकालना है, आकस्मिक निधि से भी रिलेटेड बातें हो सकती हैं, तो धन विधेयक है। लेकिन उसमें साथ साथ लोक कल्याण भी है, तो नेचर तो उसका वित्त विधेयक जैसा है। अर्थात धन विधेयक का जो प्रकृति है वो अनुच्छेद 117 की तरह है, 117 की तरह है। तो क्या हम बजट को सदन में वित्त विधेयक के रूप में प्रस्तुत करते हैं क्या? नहीं, बजट को हम पारित करते हैं धन विधेयक के रूप में। बजट को हम पास करते हैं धन विधेयक के रूप में। प्रकृति इसकी वित्त विधेयक की है, ध्यान रखिएगा, इसकी जो प्रकृति है वो वित्त विधेयक की है, वित्त विधेयक के जैसी है, जैसी है। लेकिन पारित इसे हम करते हैं धन विधेयक के रूप में, धन विधेयक के रूप में हम पारित करते हैं। अब आप कहोगे सर इसे धन विधेयक के रूप में क्यों पारित करते हैं अगर इसका नेचर वित्त विधेयक है? तो आप जानते हैं कि धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती, अर्थात बजट का पास होना बड़ा जरूरी है। कहीं बजट अगर अटक गया ना 6 महीने के लिए तो पूरे देश की आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाएंगी, पूरे देश का आर्थिक प्रगति रुक जाएगी। इसलिए बजट किसी भी परिस्थिति में देर नहीं होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। तो बजट लेट ना हो इसलिए जरूरी है कि उसको धन विधेयक के लिए विद इन टाइम, नियत समय पे इसे पास कराने का एक ही उपाय है कि इसे हम पास कराएं धन विधेयक के रूप में। यही कारण है कि बजट को हम लोग धन विधेयक के रूप में पास कराते हैं। अब धन विधेयक और वित्त विधेयक में जो अंतर है उस अंतर को थोड़ा सा इस चार्ट के माध्यम से आप समझ लें तो आपको थोड़ा आसानी होगी। यहाँ पर वित्त विधेयक का जो श्रेणी ए है और श्रेणी बी है उसको भी डाल दिया गया है। तो धन विधेयक की बात करें तो ये राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य होती है, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से आता है। वित्त विधेयक ए श्रेणी का भी सिफारिश से आता है, लेकिन वित्त विधेयक का जो बी श्रेणी है इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य नहीं है। कभी पूछा जा सकता है कि वित्त विधेयक जो बी श्रेणी का है क्या वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है? तो नहीं। मैंने कहा था जो ए श्रेणी का वित्त विधेयक है ये इक्वल मनी बिल होता है धन विधेयक के जैसा। तो यहाँ पर भी पूर्व सिफारिश की जरूरत है, यहाँ पर भी पूर्व सिफारिश की जरूरत है, लेकिन बी श्रेणी में पूर्व सिफारिश की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से राज्यसभा द्वारा संशोधन या अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर राज्यसभा द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है क्योंकि ये भी पास होता है साधारण विधेयक की तरह, और यहाँ पर भी किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर स्पष्टतः धन विधेयक और वित्त विधेयक का अंतर दिखाई देगा। यहाँ पर स्पीकर को प्रमाणित करने की जरूरत होती है, धन विधेयक मैंने ऊपर कहा था यहाँ पे प्रमाणन की जरूरत नहीं होती, ना ही यहाँ पर प्रमाणन की आवश्यकता होती। केवल लोकसभा में आता है, ये भी केवल लोकसभा में, ये दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण अंतर है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है, जो उनके जैसा नहीं है, उसको अलग से आप लिख लेंगे
कि वित्त विधेयक जो बी श्रेणी का होता है, न तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है और ना ही ये केवल लोकसभा में आता है, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। संयुक्त सत्र धन विधेयक में नहीं होता, लेकिन वित्त विधेयक पे संयुक्त सत्र होता है और बी श्रेणी वाले में भी संयुक्त सत्र होता है, संयुक्त सत्र हो सकता है। ये आपने यहाँ पर देख लिया है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें तो थोड़ी सी बातें और हैं। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 117 का 1 और दूसरा है अनुच्छेद 117 का 3। तो ए श्रेणी का वित्त विधेयक 117 का 1 है और बी श्रेणी का वित्त विधेयक 117 का 3 है। निर्दिष्ट मामलों की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 110 के 1 और अन्य में बातें दी गई हैं और ये भारत की संचित निधि से व्यय होता है। तो इसकी बात निर्दिष्ट मामले अनुच्छेद 110 के 1 और अन्य। मैंने बताया था कि जो ए श्रेणी का वित्त विधेयक है उनमें दो बातें होती हैं। एक तो उसमें धन विधेयक की बात होती है, धन विधेयक की बात होती है, मतलब अनुच्छेद 110 की बात होती है। साथ ही साथ अन्य मामले होते हैं। अन्य मामलों को हमने कहा लोक कल्याण से संबंधित, तो वो बन जाता है ए श्रेणी का वित्त विधेयक। अगर आप इसमें से अन्य मामलों को मिटा दें और केवल 110 का मामला हो, अगर केवल 110 का मामला हुआ तो वो बन जाएगा धन विधेयक और इसके साथ अगर आपने अन्य जोड़ दिया तो ये बन जाएगा आपका वित्त विधेयक। क्या बन जाएगा? वित्त विधेयक। बस इतना सा अंतर था धन विधेयक और वित्त विधेयक में, जो आपने देख लिया। तो मुझे लगता है कि इस क्लास में ये महत्वपूर्ण बातें थी और महत्वपूर्ण बातों को हम लोगों ने आसानी से देख लिया। वो महत्वपूर्ण बात जिसका आपको इंतजार था, मैंने कहा कि जो P2I बैच है उसके लिए भी हमारे यहाँ सेल है, इंडिपेंडेंस सेल है और 29,999 में आप अभी तक ये बैच परचेज कर रहे थे। 14 अगस्त से पहले अगर ये बैच आप लेते हैं, ये बैच अगर आप परचेज करते हैं तो आपको केवल और केवल यहाँ पर आपको जो पे करना होगा वो केवल और केवल 26,999 पे करना होगा, 29,999 नहीं। और जब ये बैच आप लें तो कोड इस्तेमाल कर लें एपी लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ जुड़ें। आपका बैच ही शुरू हो रहा है 14 अगस्त से सुबह 8 बजे। तो मॉर्निंग में पढ़ने की अगर आदत नहीं है तो डालें, क्योंकि सुबह उठ जाएंगे तो देर समय तक आपको मिल जाएगा काम करने के लिए। तो इसके साथ जुड़ सकते हैं। अब अगर आप बैच परचेज करना चाहते हैं या किसी और प्रकार का सजेशन चाहते हैं, कोई डाउट है तैयारी को लेके, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपके पास यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। आप अमरेंद्र पांडे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहां से भी आप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप मुझे अमरेंद्र PND1 पे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। और कोई मैसेज करना है और आप चाहते हैं कि वो मैसेज मेरे तक आए व्यक्तिगत रूप से, तो amrendra.pandey@studyIQ.com पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी बैच आपको स्टडी IQ पे लेना हो, कोड मत भूलिए। कोई भी बैच, इंग्लिश मीडियम में आपको बैच लेना है या इंग्लिश मीडियम में या हिंदी माध्यम में, आप इस कोड के इस्तेमाल के माध्यम से मैक्सिमम जो छूट है वो ले सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टा और टेलीग्राम से आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। अगले नए महत्वपूर्ण अनुच्छेद 112 बजट, मुझे लगता है ये यही लेकर आना चाहिए और पूरी बातें बजट के बारे में 1 घंटे की वीडियो आपकी पूरी लगभग मैं लेकर आऊंगा अनुच्छेद 112 पे। तो इस वीडियो का इंतजार करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके से बड़ी संख्या में अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।